ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसमें जो लैंग्वेज है वो आपने आम जो जन समुदाय उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने इसको इतना टेक्स्ट हैवी बना दिया, इतनी डिफिकल्ट इसकी लैंग्वेज है कि इट इज अ वर्बोज, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसको प्लीज मेक इट सिंपल, ताकि एक आम जो व्यक्ति है जो अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आया बट वो बेसिक रीडिंग जानता है, वो उसको पढ़ करके समझ ले, वो अपने अधिकारों के बारे में जान सके। मतलब पहले 2 पेज में जो भी लिखा है देखिए वो कैसे डायग्राम के माध्यम से आपके पास आ गया, फ्लो चार्ट के माध्यम से। यू हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, अब समझ में आया आपको? अब देखिए दोस्तों, अब उसके बाद जब आपने नेक्स्ट पढ़ा तो उसमें उससे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करी। फॉर एग्जांपल आपने फिर एक ऐसे डायग्राम बनाया। जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज के इस सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इफ यू आस्क एनीवन who have seriously prepared for any of the competitive exam, be it UPSC, state PCS, IIT, NEET, if you ask कि भाई नोट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बुक तो अवेलेबल है, क्यों ना हम बुक से सारी चीज़ें पढ़ लें, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है, वो क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे हैं बुक्स में। तो वाई वी आर मेकिंग अवर ओन नोट्स, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट क्यों ना बुक से पढ़ लें। सो अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी टॉपर से, इनफैक्ट जिन्होंने सीरियसली तैयारी भी की है, भले ही सक्सेस मिली हो ना मिली हो, डजंट मैटर, वो आपको बता सकते हैं कि नोट्स दे होल्ड देयर ओन सिग्निफिकेंस इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास खुद के नोट्स नहीं है, खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं है, और वो हैंड रिटन नोट्स आपने समझ के अपने आप से नहीं बनाए हैं, देन यू आर इन अ ट्रबल, और आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो आप, और मे भी हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले, या फिर सक्सेस मिलने के चांस काफी कम हो जाएंगे दोस्तों। सो इसीलिए हमें ये तो पता है कि नोट्स की सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सिविल सर्विस एग्जाम, बी इट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, एनी एग्जाम, जीएस के नोट्स कैसे बनाएं, उसको उन नोट्स में क्या चीज इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, कैसे उनकी जो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए नोट्स की वो होनी चाहिए। सो ये सारे बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए सिविल सर्विस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में ही आपको अगर इन सबके आंसर्स अगर पता हैं और अपने नोट्स आप वैसे ही बना रहे हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब आप अपनी जो तैयारी है उसमें आपके पास एक अपर हैंड ऑलरेडी ही है। बिकॉज नोट्स कैसे बनाने हैं अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है। मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स वेरी स्टार्टिंग में वो नोट्स को गलत तरीके से बनाते हैं, और उसके बाद उस गलती को रेक्टिफाई करेंगे वो 1 या 2 साल के बाद। सो अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि नोट्स बनाने कैसे हैं, सो आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं, किन किन गलतियों से आपको बचना है, आपके नोट्स में आपको ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सो चलिए दोस्तों अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज कि योर नोट शुड नॉट बी वर्बोज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वर्बोज? देखिए, आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे, सरकारी आप ऑफिस में जाइए, तहसील में आप जाइएगा और देखिएगा वहां पर तहसील में या किसी और बड़े उसमें जाइएगा, गवर्नमेंट ऑफिस में, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर जाएंगे तो भी मिल जाएगा आपको। वहां पर एक बोर्ड लगा होगा जिसको हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर, और उस बोर्ड पे ये लिखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, वहां पर उसकी क्वालिटी क्या होगी, आपको कितने टाइम में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है कि वो सरकारी जो भी वो ऑफिस है वहां से आपको क्या क्या सर्विस मिल सकती है अगर आप उस ऑफिस में जाए कि अपना पैन कार्ड बनवा, आप अपना पैन कार्ड नहीं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहां से बनवा सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन यहां से लगा सकते हैं, आप जो भी वहां से वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो ऑफिस, वो सारी चीज वहां पर लिखी होगी, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। अब जब सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये कितना अच्छा है, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 1990s के बाद, लेकिन जब इसको इंडिया में इंप्लीमेंट किया कि यार हर गवर्नमेंट ऑफिस के या हर तहसील में, हर गवर्नमेंट ऑफिस जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका चार्टर होना चाहिए कि भाई उसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सिटीजन्स की वो सिटीजन्स को वो क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनकी जिंदगी को कैसे और आसान बनाएंगे, वो सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। लेकिन सिटीजन चार्टर बनाते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सिटीजन चार्टर है ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसमें जो लैंग्वेज है वो आपने आम जो जन समुदाय है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने इसको इतना टेक्स्ट हैवी बना दिया, इतनी डिफिकल्ट इसकी लैंग्वेज है कि इट इज अ वर्बोज, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसको प्लीज मेक इट सिंपल, ताकि एक आम जो व्यक्ति है जो अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आया बट वो बेसिक रीडिंग जानता है, वो उसको पढ़ करके समझ ले, वो अपने अधिकारों के बारे में जान सके, वो ये भी जान सके सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स मी, मेरे राइट्स क्या हैं, और वो अपने राइट्स को डिमांड कर सके, अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठा सके। इसीलिए वो जो चार्टर है उसको आसान भाषा में बनाते हैं, वो वर्बोज नहीं होता। इसीलिए सिटीजन जो चार्टर है
उसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो सिटीजन चार्टर के बारे में कहा कि आपको उसको फ्रेम कैसे करना है, तब उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आया कि इट शुड नॉट बी वर्बोज। ये वर्बोज नहीं होना चाहिए, ये एक्सट्रीमली डिटेल्ड नहीं होना चाहिए कि आम जन समुदाय को समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं और जिसमें जीएस है, उसमें आपके पास वर्बोज नहीं होना चाहिए। वो फॉर एग्जांपल, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्बोज? फॉर एग्जांपल देखिए, ऐसे जैसे आप जब छोटी क्लासेस में थे और अपने नोट्स कुछ ऐसे बनाते थे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, और यहां पर लिखा हुआ है होमवर्क इज अ पाथवे टू मास्टरी, लाइक एनी स्किल इन द लाइफ, प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट। इसको बोलते हैं वर्बोज नोट्स बनाना। अब यहां पर हो सकता है कि इस कंप्लीट जो ये जो दो पैराग्राफ है, इनमें मात्र आपके पास मेन 1 या 2 पॉइंट हो, मतलब आपके पास 4 या 5 वर्ड्स में जितनी भी बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई उसको आप शो कर सकते हैं, तो बस उतना ही लिखना है आपको, 4 से 5 वर्ड। और इस वाले टेक्स्ट को बोलते हैं वर्बोज टेक्स्ट। आपके जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके पास ऐसे आपके नोट्स नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपके ऐसे नोट्स हुए तो आप मान लीजिए आप तैयारी करें खुद से, आई एम एज्यूमिंग कि आप अपनी ओन तैयारी करें खुद से, आपने बेसिक बुक्स पढ़ी और उसके बाद नोट्स बनाए, ऐसे आपने 3 बुक पढ़ने के बाद आपने चौथी बुक अपनी खुद की छाप दी। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप ऐसे नोट्स प्लीज मत बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं और खुद से अपने नोट्स बना रहे हैं, तो पहले ही रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनते हैं। आपको पहली रीडिंग, कोई भी चैप्टर है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आपको उसको ब्रॉड आउटलाइन में समझना पड़ेगा कि यस यार ये क्या बोल रहा है। आपने समझ लिया कि यस इसमें जो मेन जो थीम है वो ये चीज लिखी हुई है, यस इट इज टॉकिंग अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। लेट अस सपोज के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट में जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, आपको पता चल गया कि यस स्वदेशी मूवमेंट में ये क्या क्या थी, आपको ब्रॉड आउटलाइन आपको पता चल गई कि यस इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अभी आपको नोट्स नहीं बनाने, फिर आपको एक बार और रीडिंग उसी चैप्टर को आपको एक बार फिर से दोबारा से पढ़ना है उसको। अब क्या होगा, अब आपका माइंड चीजों को सेग्रीगेट और अलग अलग करना स्टार्ट करेगा। अब आपका माइंड क्या करेगा, आप देखेगा कि यस स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, व्हाई द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, उसका अंग्रेजों के ऊपर इंपैक्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या था, उसका इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उनको क्या मिला, क्या ये बिल्कुल फेल्ड मूवमेंट थी या क्या थी, उसके बाद इसका और क्या सिग्निफिकेंस था इंडियन समाज और इंडियन सोसाइटी पे, लोगों का माइंडसेट इसने कैसे शेप किया, क्या फिर क्या सभी के सभी जितने भी लोग थे उस टाइम पर उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया, क्या ये मूवमेंट पूरे इंडिया में थी या फिर केवल और केवल बंगाल वाले कुछ क्षेत्र में ही सीमित रह गई थी ये मूवमेंट। सो इसका मतलब अब आपका जो क्वेश्चन है सेकंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में आप जस्ट ब्रॉड ओवर, आपको ऊपर ऊपर से चीजों के बारे में पता चलेगा। इसमें आपको चीजें सेग्रीगेट अलग अलग होनी स्टार्ट होंगी और आप इसको अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट करना, तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब थर्ड रीडिंग करेंगे ना, तब अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अब आपके माइंड में स्ट्रक्चरिंग बन चुकी है और अब आप उस चैप्टर को अलग अलग थीम में तोड़ पाएंगे। कैसे, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, हाउ इंडियन, व्हाट वाज द इंडियन रेस्पॉन्स, व्हाट वाज द रेस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिशर्स टुवर्ड दिस स्वदेशी मूवमेंट, और उसके बाद व्हाट वाज द रेस्पॉन्स ऑफ द कांग्रेस। इसका मतलब अब आपने क्वेश्चंस में तोड़ दिया और अब ये जो सब हेडिंग्स हैं जिसके अंदर अब आप और भी पॉइंट्स या फ्लो चार्ट ऐड करेंगे, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको बताया सेल्फ से कि आपको खुद से कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या फर्स्ट रीडिंग में बनाने पड़ते हैं, नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में बनाइएगा, ठीक है। ये है साइंटिफिक वे बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं कि जो भी मन में आया वो बोल रहा हूं, नहीं, साइंटिफिक वे। अब देखिए, लेट अस सपोज कि आप अपनी तैयारी खुद से कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप किसी टीचर की हेल्प ले रहे हैं एंड द टीचर इज एक्सपीरियंस, जिनको एग्जाम का एक्सपीरियंस और टीचिंग का एक्सपीरियंस लगा करके अच्छा खासा है, एंड यू ट्रस्ट हिम। सो वो टीचर होगा, उन्होंने ऑलरेडी ही सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है, अपने एग्जाम भी उन्होंने दिए होंगे किसी समय पर, परीक्षाएं भी दी होंगी। सो दे नो के नोट्स कैसे बनते हैं। सो जब वो आपको पढ़ा रहे होंगे तो नोट्स और जो लेक्चर है उसको डिजाइन ही कुछ इस प्रकार से करेंगे कि आप ऐसे नोट्स बनाएं, आप डिटेल्ड वर्बोज नोट्स ना बना करके आप फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से नोट्स बनाएं। मैं आपको दिखा भी दूंगा आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। सो अगर आप किसी टीचर से हेल्प ले रहे हैं तो याद रखिएगा वो टीचर या जो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वो अपने आप आपको वैसे नोट्स वगैरह, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम, अपने आप ही वैसे नोट्स बनवा देंगे कि आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से पढ़ना है। बट द मेन कंफ्यूजन इज जब आप खुद से पढ़ाई करते हैं तब आप क्या करते हैं कि 3 बुक है या 4 बुक आपने पढ़ी, आपने 5वीं बुक खुद से छाप दी। सो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट योर नोट्स शुड नॉट बी वर्बोज, वो वर्बोज नहीं होने चाहिए, ठीक है, वरना प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ध्यान रखिएगा, देखिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द यूज ऑफ द फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। सो आपने बताया कि ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस लिखने नहीं है, केवल कीवर्ड्स होने चाहिए उसमें, और कीवर्ड्स भी फ्लो चार्ट और डायग्राम की सहायता से होने चाहिए। आई एम सेइंग यस, ऐसे ही होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल बी आस्किंग के कैसे डायग्राम होने चाहिए, कैसे फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, हम ये कला सीख कैसे सकते हैं।
देन आल से कि वो धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप किसी टीचर से क्लास कर रहे हैं तो आपको एक टीचर अपने आप आपको उस वाले फ्रेमवर्क में ढालना स्टार्ट कर देंगे। आप खुद से कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगी, बट चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। आई शो यू अ मॉडल, और ये नोट्स मैं अपलोड भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लेट अस सपोज कि आप पढ़ रहे हैं खुद से और आप अपने नोट्स बना रहे हैं, पहले तो ये जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इसको स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नोट्स कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा 1905 ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ द बंगाल, 1905 से 1918 का आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ा। अब आपको पढ़ते टाइम जो भी उस चैप्टर में लिखा हुआ है आपको वहां से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी का जो 14th चैप्टर है वो है। अब आपने उसका जो फर्स्ट जो 2 पैराग्राफ थे उसका जो क्रक्स है, पहले 2 पैराग्राफ का जो क्रक्स है, 2 या आई थिंक पूरे 2 पेज का क्रक्स, वो केवल इतना ही है। देखिए कि इंडिया दैट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, भाई इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था ना। अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के कारण क्या था, दिस लेड टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, भाई हमारा आर्थिक शोषण हो रहा था ना। अंग्रेज सारा जितना भी पैसा इंडिया से लूट करके वो इंग्लैंड में लेकर के जा रहे थे। आज की अगर उसमें टर्म्स में देखेंगे तो नियरली 50 ट्रिलियंस इंडिया का जीडीपी ही अगर आप देखते हैं, आप रफली लगा लीजिए 4 ट्रिलियन के अराउंड है। अभी वो कितना लूट करके लेके चले गए, 50 ट्रिलियन के अराउंड। इसका मतलब इंडिया लगातार 12 साल तक इंडिया का जितना जीडीपी है अगर पूरा का पूरा उसको उठा करके हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं, जितना उत्पाद करें और जितने प्रोडक्शन करें वो सारा का सारा इंग्लैंड में चला जाए, 12 से 15 साल लगा लीजिए, इतना ज्यादा प्रोडक्शन या इतने ज्यादा रुपए तो वो लूट करके लेके चले गए थे। सो दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वो व्हाई, बिकॉज वी वर कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स। हमारे ऊपर जो शासन था वो फॉरेनर्स का था, विदेशियों का था। और विदेशी क्या किसी काम के लिए जो आया है यहाँ पर रूल कर रहा है, हमारे ऊपर शासन कर रहा है, वो पैसों के लिए कर रहा है ना, तो बस उनका मेन काम लूटने का था ना। इससे निजात कैसे पाए, इससे निजात और आजाद पाने का एक तरीका है कि इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल है ब्रिटिशर्स का उसको हटा करके इंडियंस का कंट्रोल आ जाए। अरे मैं अपने घर को ही थोड़ी ना लूटूंगा भाई, मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगा कि चलो ठीक है कि आप बोलेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक्सप्लॉयटेशन आज भी करते हैं। आई से कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी फंक्शनिंग में है। इंडिया में, साउथ एशिया में, आप अदर कंट्रीज उठा करके देख लीजिए, आपके पड़ोसी कंट्री उठा के देख लीजिए, कोई से भी किसी को भी उठा करके देख लीजिए, सबकी प्रॉब्लम है अपनी, और आर्थिक संकट तो सब में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। वो वहां से कर्ज उठा रहे हो वहां से, बट स्टिल हमारे पास नोट जस्ट कर्ज की छोड़ दीजिए, हमारे फॉरेक्स रिजर्व देखिए 600 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो चुके हैं। हमारा ट्रेड देखिए, दो माना कि इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, मान लिया, आई डू एक्सेप्ट दैट थिंग, बट स्टिल हमारे पास जो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी मजबूत है। ग्रोथ रेट 6 के जस्ट अभी आई थिंक वो 6 से थोड़ी ज्यादा ही है, मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, बट वर्ल्ड में 6 की ग्रोथ रेट, ये उसने IMF ने भी बोला कि यस इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सारी चीजें हैं, व्हाई, बिकॉज इंडियंस, जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इंडिया है, इट इज बीइंग रूल्ड बाय द इंडियंस। हम एक लिमिट में रह करके अपने आप को अपने जो सिस्टम है उसको प्रेशराइज करते हैं एक लिमिट में रह करके, लेकिन अंग्रेज जब थे तो उन्होंने इंडिया को बहुत वो एक्सप्लॉइट करने की नजरों से ही देखा, पूरा उनका सिस्टम ही एक्सप्लॉइटेशन के बेस था। तो इसका मतलब पहले 2 पेज में जो भी लिखा है देखिए वो कैसे डायग्राम के माध्यम से आपके पास आ गया, फ्लो चार्ट के माध्यम से। यू हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। अब समझ में आया आपको। अब देखिए दोस्तों, अब उसके बाद जब आपने नेक्स्ट पढ़ा तो उसमें उससे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करी। फॉर एग्जांपल आपने फिर एक ऐसे डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद आपने लिखा द ग्रोथ ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म, कि यार उसके ग्रोथ का कारण क्या था, मेन रीजन क्या था उसका। फिर उसके आपने कारण रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे आपने, क्या उसका कारण क्या था। आपने देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ उस समय पर जो राष्ट्रवादी जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था उसमें बढ़ोतरी हुई, उसके लेकिन कारण तो पता होने चाहिए ना। उसमें सारे कारण लिखे हुए हैं, जो मेन रीजन है उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, और आपने एक एक पॉइंट करके उनको लिखना स्टार्ट कर दिया, बट विद फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स, और की पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दिए दोस्तों, विद की पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दिए जस्ट आपने। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे जस्ट आपके पास फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स होने चाहिए, ऐसे आपको अपने नोट्स बनाने। नोट्स शुड नॉट बी वर्बोज, और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको 3 रीडिंग लगेगी, 3rd रीडिंग में आपके पास अपने नोट्स बनेंगे। पहले में आपको चीजें ब्रॉड ओवरव्यू में समझ में आएगी, उसके बाद आपका माइंड अपने आप 2nd रीडिंग में फ्रेमवर्क्स बना लेगा, उसको बाइफरकेट कर लेगा, सब हेडिंग्स में तोड़ लेगा उस पूरे कंप्लीट चैप्टर को, टॉपिक्स को। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यस मुझे ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, वो 3rd रीडिंग में ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप किसी टीचर्स की हेल्प ले रहे हैं, किसी भी टीचर की हेल्प ले रहे हैं, तो टीचर अपने आप आपको इस प्रकार से चीज़ों को नोट्स बना करके चीज़ें बता देंगे। यस अगर आपको लगता है कि कोई टीचर ऐसे नोट्स नहीं बनवा रहे हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो आप टीचर चेंज कर सकते हैं, किसी से दूसरे से पढ़ सकते हैं, जिससे भी सभी अच्छे हैं, बट आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच होगी वो देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अलसे सो आपके नोट्स, और नोट्स किस फॉर्म में होने चाहिए, दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम एंड द फ्लो चार्ट, दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम एंड द फ्लो चार्ट। ये हो गया सेकंड पॉइंट
ये बड़ा महत्वपूर्ण क्रूशियल पॉइंट है। अब देखिए, आपने ऐसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया और डायग्राम और फ्लो चार्ट के जरिए, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री के नोट्स बनाए, लेट्स से कि आपने हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स बनाए और आपके पास 600 पेज के नोट्स बन गए, बन जाएंगे इतने तो आराम से, 600 पेज के नोट्स बन गए। आपने हिस्ट्री के बनाए जिसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और ये सारे जितने भी नोट्स बने, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को साइड कर देता हूँ बिकॉज मेंस में आता है, एक सवाल आता है, और आजकल तो मैक्सिमम छोड़ के भी जाने लग गए, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू बिकॉज उसके साथ आपको आईआर ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे समझते हैं तो आईआर आपको अच्छे समझ में आएगा, और आईआर का प्रीलिम्स और मेंस दोनों वेटेज है, ठीक है। सो आपने मान लीजिए हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री के नोट्स बनाए, आपके पास 1000 पेज के आराम से बन जाएंगे इतने तो, अगर आपने कहीं से भी पढ़ते हैं, कवर करते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, 1000 पेज के आराम से बन जाएंगे। अब सोचिए कि सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास नोट्स हैं, नोट्स हैं आपके पास 25-30 उस 2500 से या 3000 के नोट्स हो गए आपके पास इतने पेज के। नाउ एग्जाम के पास प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम के जब बिल्कुल पास में आता है, मान लीजिए आप अपना मेंस लिख रहे हैं, तो आपको सारे के सारे नोट्स विद इन फ्यू आवर्स आपको रिवाइज करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास 2500 से 3000 के आसपास के जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, या 3000 से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे, उनको मुझे और रिफाइन करना है, मतलब उनको और कंप्रेस करना है, उनको और छोटा करना है। इसीलिए एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, द लेयरिंग ऑफ द नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको अपने जो नोट्स हैं उनको लेयर में स्ट्रक्चर अलग अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3000 पेज के नोट्स हैं, आपके पास सारे सब्जेक्ट के, आपने उनको बार बार रिवाइज किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज हो गए। नाउ यू नो द मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको बार बार भूल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो थोड़ी सी फैक्चुअल है, आपने पूरे आपके नोट्स को समझते हैं, याद रखिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप अपने नोट्स को अच्छे से समझते हैं। समझने के बाद अब आपको इन 3000 नोट्स को, 3000 पेज के नोट्स हैं, उनको 500 में कन्वर्ट करना है, हो जाएंगे आराम से। लेकिन वो तब होंगे तब ये नोट्स बनाने के बाद आपने नोट्स भी 3, 4, 5 बार रिवाइज कर रखे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा लेयरिंग ऑफ द नोट्स। वो जब आपकी तैयारी में एक मैच्योरिटी आ जाएगी, तब आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके होंगे, जब आप एमसीक्यू को देख चुके होंगे, तब आपको पता चल जाएगा क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, बिकॉज कहानी तो आपको पता चल गई, सारे रीजंस, कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गए। अब आपको फैक्ट्स उठा करके यहां लिखने हैं, और जो आपके पास 400-500 के पेज के नोट्स बने, अब ये आपके पास रिफाइंड नोट्स आ गए। या आप कोई भी एग्जाम, मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अब आप इनसे रिवाइज करेंगे। एक और अल्टीमेट जो रिफाइनमेंट आता है वो क्या है कि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो सीरियसली आपके पास कुछ घंटे होंगे, बिकॉज अभी आप ऐसे पेपर लिख के आए, आज के दिन लेट्स सपोज कि ऐसे पेपर होगा, जैसे स्कूल में डेट शीट आती है ना, स्कूल में जैसे 10th क्लास की, 12th क्लास की, ऐसे आपको डेट शीट प्रोवाइड करता है यूपीएससी, जब आप मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में बैठते हैं, और स्टेट पीसीएस में भी ऐसे ही होता है। तो जो डेट शीट होती है यूपीएससी की, वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले ऐसे का पेपर होगा सुबह 9:30 बजे से और 12:30 बजे तक, आई थिंक 9:30 बजे ही है, यस। और फिर उसके बाद अगले दिन क्या होगा, फिर ऐसे 9:30 से 12:30, फिर उसके बाद फिर वही 2:30 से, और फिर 3 घंटे। इसका मतलब फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 अगले दिन होगा, और अगले दिन में भी अगले दिन 2 पेपर होगा। फिर उसके बाद जीएस 3 और जीएस पेपर 4 नेक्स्ट डे, फिर 5 से 1 हफ्ते का गैप, फिर उसके बाद ऑप्शनल होगा, बीच में हिंदी और इंग्लिश भी होगा, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास GS1 और GS2 के बीच में ही 2-3 घंटे का गैप होगा, उस टाइम भी आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी, चीजें देखनी पड़ेंगी, कमेटी क्या है, आर्टिकल क्या है। मान लीजिए आप जीएस पेपर 1 देके ऐसे दिया, नेक्स्ट दिन आपने जीएस पेपर 1 दिया, फिर उसके बाद आप सुबह के बाद दोपहर में आपको जीएस पेपर 2 देना। उस टाइम पर जब आपके पास 2 घंटा होगा, आप अपना लंच कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, केस, जजमेंट जल्दी देखने पड़ेंगे, रिफाइन करने पड़ेंगे, ताकि आप उनका यूटिलाइज कर सके मेंस के आंसर राइटिंग में। अगर आपने ये कब हो पाएगा, जब आपके पास जो नोट्स हैं वो लेयर्ड में हो। आप बताइए 3000 पेज लेके जाएंगे कि हो जाएगा? नहीं, उनको पलटने में 2 घंटे निकल जाएंगे। आप 500 पेज लेके जाएंगे तो उससे भी हो जाएगा क्या? नहीं, आपको और उनको ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा। आपको उनको और ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि यही आपके पास आ जाए फिर 50 पेज में, 50, 60, 65, 70 पेज में आ जाए बस नोट्स, और इन 70 पेज में से भी जीएस पेपर 2 के नोट्स होंगे 10, 12, 15, 20 पेज में, दैट्स ऑल। तो इनको बोलते हैं लेयरिंग ऑफ द नोट्स, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जब जैसे जैसे आप एग्जाम की साइकिल में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आगे स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, ये पॉइंट आपके सामने आता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, ये काफी ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज नोट्स के आप सिग्निफिकेंस को समझिएगा। नोट्स दे होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। आई मस्ट से कि विदाउट नोट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप खुद से नोट्स बनाने आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अनअकैडमी पर जो अभी बैच स्टार्ट हो रहा है वो 19,999 रुपए में आपके पास बैच है, और ये जो बैच है, ये आप अगर इसमें सब्सक्राइब करते हैं इतने रुपए में, 19,999 रुपए में, और यस, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50, ये कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस वाले में आपको 1 साल का तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही, उसके साथ साथ 1 साल का आपको एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसका मतलब 24 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा 19,999 रुपए में। अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एंड यस, दिस इज लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों, आप इसको अवेल करिएगा, हरी अप। एंड यस, उसके साथ साथ जैसे आप बैच चीज कौन से अनअकैडमी पर,
जैसे बाइलिंगुअल बैच है, आगाज बैच है, संभव बैच है, फाउंडेशन का जो बैच है वो भी है अनअकैडमी पे, इंग्लिश प्रॉपरली, और बाइलिंगुअल कोर्स भी है। बाइलिंगुअल में नीव बैच है और आगाज बैच है। उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर अपने ऑप्शनल की तैयारी करना चाहें, लेट सपोज कि आपने जीएस कर लिया, तो भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी से जुड़ करके ऑप्शनल की तैयारी। जैसे कि अनअकैडमी पर जो ऑप्शनल है, प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा और देख लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शनल आप तैयार कर सकते हैं अनअकैडमी से जुड़ करके। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 8,499, और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, इसमें भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और ऑप्शनल को चूज कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखनी चाहिए, इसी चैनल पे जाइएगा, वीडियोस में शायद 3 हफ्ते पहले की वीडियो है, उसमें क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल वो वीडियो देखिएगा, आपकी काफी हेल्प होगी दोस्तों, ठीक है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं अपने मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में। जैसे मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम की कॉस्ट है 5,999 रुपए में, जिसमें आपको GS1, GS2, GS3, GS4 इन सबको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके आपको स्टैटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब वैल्यू जो एडिशन जितने भी नोट्स होने चाहिए करंट अफेयर्स के साथ वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग वगैरह ये सारी चीजें होंगी, आप इससे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के इस कोर्स से। सो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।